सबसे पहले तो सभी को राम राम। कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कई दिन बाद वीडियो आई है, इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। A1 क्लासेस जो है ये ऑनलाइन क्लास के लिए अपनी 2 स्टूडियो तैयार कर रही थी और 2 स्टूडियो तैयार करने में इतना सारा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगे और लगातार सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करते चलेंगे। आज आपके लिए खास बात क्या है, आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि A1 क्लासेस जो है वो ऑनलाइन एक कोर्स लेके आई है। HSSC का पूरा कोर्स है और ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल के लिए हरियाणा जीके का बैच लॉन्च हो चुका है, जो बालकिशन कौशिक सर हैं वो वहाँ पर जीके पढ़ाएंगे और उनका स्पेशल जीके का बैच आ चुका है। और अगले महीने के स्टार्टिंग से ही HSSC का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है A1 क्लासेस आपके लिए लेकर आई है। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेनी है और आपको साथ में जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बस ये 3 से स्टेप आपको इजी से करने हैं और आप जुड़े हमारे साथ। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर उस पेपर के अंदर जीके आनी है, HSSC के तौर पेपर में जीके आती है और जीके में पॉलिटिकल साइंस का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस रेलवे के पेपर में भी आती है, दिल्ली पुलिस में भी आती है, चंडीगढ़ पुलिस में भी आती है, SSC में भी आती है, CHSL CGL वगैरह का पेपर जो SSC लेते सारे पेपरों में आती है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो हमने अब तक 7-8 वीडियो डाल भी चुके हैं और मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकारों की करीब आपको 5 से 6 वीडियो मिलेंगी। हम 5 से 6 वीडियो के अंदर जाकर इस मौलिक अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पेपर की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार पेपर में पहले ही पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार जो है पहले तो भाग 3 है, पहले तो संविधान के भाग 3 में है। और अगर भाग 3 में है तो किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि मौलिक अधिकार जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन वो पेपरों में पूछ लिया। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। ये भी पेपर में पूछा जा चुका। अब एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर पढ़ रखा था। ये क्वेश्चन पूछा था, आपने एक नाम सुना है मैग्ना कार्टा। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा की जो संज्ञा दी गई है, मैग्ना कार्टा, ये मौलिक अधिकारों को कहा गया था। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। और किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार? 12 से लेकर 35 तक। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? मौलिक अधिकारों को। एक पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, किस भाग को दी गई है, तो भाग 3 को दी गई है। आप उम्मीद है आगे होगी समझ में। अब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आगे होंगे। एक तो मैग्ना कार्टा को लेकर आ गया होगा, आखिर ये मैग्ना कार्टा है क्या, मैग्ना कार्टा कहेंगे किसे, हमें तो इस शब्द के बारे में पता नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए। मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा, आपको एक नाम आज मैं बता रहा हूं, उम्मीद है कई सारे मित्रों को तो पहले ही पता होगा क्लास के अंदर। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अंदर राजा का शासन चलता है और जहां राजा का शासन चलता है उस शासन को कहा जाता है राजतंत्र। जहां राजा का शासन चलता है उसे राजतंत्र कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर राजा का शासन भी चलता है और इंग्लैंड के अंदर संवैधानिक शासन भी चलता है। तो इंग्लैंड के अंदर जो शासन चलाया जाता है उसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। तो इंग्लैंड में किस प्रकार का शासन चलता है? संवैधानिक राजतंत्र।
अंदर। लेकिन इंग्लैंड के राजा जो थे, राजा का शासन जो चलता उसे कहा जाता राजतंत्र। तो बात है ये 1215 की। आज से लगभग 800 या 805 साल पहले 1215 में इस इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को, इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड की जनता को कुछ एक अधिकार उपलब्ध करवाए थे। क्या करवाए थे? कुछ एक अधिकार उपलब्ध करवाए थे। और जो अधिकार उपलब्ध करवाए थे वो अधिकार जिस दस्तावेज के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाए थे, जिस दस्तावेज के माध्यम से उपलब्ध करवाए थे, उन्हीं दस्तावेजों को इंग्लैंड के संदर्भ में क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो मैग्ना कार्टा आया समझ में? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि इंग्लैंड के राजा ने लगभग 800 साल पहले 1215 में इंग्लैंड की जनता को कुछ एक अधिकार उपलब्ध करवाए थे। और जो अधिकार उपलब्ध करवाए थे वो अधिकार जिस अधिकार पत्र के माध्यम से उनको दिए गए थे, जिस दस्तावेज के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाए थे, तो इंग्लैंड के संदर्भ में उन्हें क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसलिए मैग्ना कार्टा भारत के संविधान में नाम क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, कौन से अधिकार दिए हैं? मौलिक अधिकार। और जो ये मौलिक अधिकार दिए हैं जनता के अधिकार हैं, और भारत की जनता को ये अधिकार मिले हैं भाग 3 के माध्यम से। इसीलिए भाग 3 को क्या कह दिया? भारतीय संविधान के अंदर इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। तो मैग्ना कार्टा वर्ड से भी आप वाकिफ हो चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 जो है। अनुच्छेद 12 जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे और सारे अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं पता कौन सा अनुच्छेद आना है। अब मैं कह दूं ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे थोड़ा सा और भी ज्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है और हम हर एक बात को पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पेपर में अगर पिछले क्वेश्चन आते हैं तो भी हमारा रिवीजन होगा, और नया क्वेश्चन बन के आता तो नए नए क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किस बात का उल्लेख है, एक बार इस बात को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12। और दूसरी बात, यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है, कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है इनकी मांग जो है, मांग नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कब की गई थी? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट ने इन मौलिक कर्तव्यों की मौलिक अधिकारों की जो बात की गई थी या मांग की गई थी 1928 में, इस नेहरू रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों की मांग कब की गई थी? 1928 में की गई थी। दूसरी बात क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य ये संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान की गई हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार, तो ये मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में कोई फर्क है क्या, या कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, मूल अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या फर्क है, मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या फर्क है, ये वाले मूल अधिकार है, इन्हीं मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन मानव अधिकार कौन से अधिकार होता है? तो मानव अधिकार होते हैं मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते उसको जो अधिकार मिलते हैं, यानी मनुष्य जब छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो ये नहीं देखता वो कौन से देश में पैदा होता है, और जिस भी देश में पैदा होता है तो प्रकृति के द्वारा उसके पैदा होती उसको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। उन्हीं अधिकारों को कहा जाता मानव अधिकार। यानी मानव के मानव होने के नाते प्रकृति से उसको जो अधिकार मिले हैं वही अधिकार क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में यही फर्क है। मौलिक अधिकार जो है इन
इनकी संकीर्णता सुदृढ़ है, यानी लंबी है, और मूल अधिकार जो है इसकी अपेक्षा ये संकीर्ण है तो ये भी बखूब बखान इनका, लेकिन मानव के अधिकार की अपेक्षा ये थोड़े से संकीर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, मानव अधिकार जो है ये किसी भी देश के संविधान के मोहताज नहीं होते। मानव अधिकार किसी देश के संविधान के मोहताज नहीं होते, और जबकि मूल अधिकार है ये संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं। एक बात और है, मौलिक अधिकार जो है इनकी प्रकृति जो है निषेधात्मक, इनकी प्रकृति पूछ ली जाए, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब क्या है, निषेधात्मक का मतलब ये है कि ये नकारात्मक प्रकार के हैं, लेकिन नकारात्मक का यूज नहीं किया गया, यहाँ निषेधात्मक लिखा गया था। निषेधात्मक का मतलब है मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 जो है इसमें अनेक सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बार बार ये कहा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य आपके साथ अस्पृश्यता का ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, यानी बहुत सारे अनुच्छेदों के मतलब नहीं 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 शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। इसीलिए इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, निषेधात्मक जो प्रकृति है वो इनकी प्रकृति है। चलो आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 12 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 12 जो है इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 12, और कई सारे मित्र कह देते हैं कि अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार का भाग है। हम तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का भाग है और बड़े जबरदस्त अनुच्छेद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। तो राज्य शब्द की परिभाषा जो है इसका उल्लेख को कहां पर है, अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में कौन से राज्य की परिभाषा की बात करता है, किस राज्य की परिभाषा की बात करता है, तो वे सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं हैं, तो वो सारे की सारी इस राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी। या हम ये कह सकते हैं हमारी संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने, राज्यों के विधानमंडल ने, ये विधानमंडल 2 सदन के हैं, द्विसदनीय होते हैं, किसी किसी राज्य में 1 सदनीय है और मात्र 6 राज्यों के अंदर ये द्विसदन है। जम्मू कश्मीर भी होता था लेकिन अब 6 हो गए, जम्मू कश्मीर था तब 7 थे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो संसद या हमारे विधानमंडल ने जिन जिन संस्थाओं की स्थापना की है, जिन जिन संस्थाओं की या संस्थाओं की क्या की है, स्थापना की है, उनको इस्टेब्लिश किया है, तो सारी की सारी संस्थाएं क्या होंगी, राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी। आप कहेंगे कुछ एक ऐसी संस्थाएं भी है जिसका निर्माण राज्य सरकारों ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया, फिर भी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे, बिल्कुल आएंगी। आपको एक उदाहरण दे दिया मैंने कि जैसे बीसीसीआई क्या है, भारत के अंदर क्रिकेट का मैच आयोजन करवाए जाते हैं, उसका आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है, ये इसकी बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। अगर बीसीसीआई के बारे में आपको पता है कि बीसीसीआई की स्थापना ना तो संसद के किसी नियम के द्वारा हुई है और ना राज्य मंडल विधानमंडल के किसी नियम के द्वारा हुई है, तो बीसीसीआई की स्थापना जो है वो किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हुई, लेकिन बीसीसीआई भी राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। वो क्यों आता है बीसीसीआई, जबकि बीसीसीआई जो है ये किसी भी प्रकार की मतलब दोनों में से किसी ने इसकी स्थापना की, फिर भी बीसीसीआई राज्य शब्द के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि मैं पिछले ही साल की बात करता हूं, पिछले साल लॉकडाउन से पहले या 2019 की बात करता हूं, 2018 में भी ऐसा हुआ था। एक आयोग है, सभी ने नाम सुन रखा होगा, विधि आयोग जो ये लॉ कमीशन है, विधि आयोग। इस विधि आयोग ने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको भी लोगों को क्या कहे, सूचना देने का अधिकार है, क्योंकि आप भी राज्य हैं, क्योंकि आप भी राज्य हैं, क्योंकि आप भी राज्य हैं। तो आप भी राज्य, इसका मतलब बीसीसीआई को राज्य कहा गया था, किसके द्वारा, विधि आयोग। और बड़े बड़े हेडिंग के अंदर ये न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि राज्य बीसीसीआई राज्य है, ये किसके द्वारा, बीसीसीआई ने कहा था, और फिर विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी थी। अब आप कहेंगे बीसीसीआई तो संस्था है, लेकिन बीसीसीआई तो ना केंद्र सरकार ने इसको बनाया और ना राज्य सरकार ने नियमित किया। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई
ये बीसीसीआई मैचों का आयोजन करवाती है, और मैचों का आयोजन जिस ग्राउंड के अंदर करवाती है, मैचों का ग्राउंड के अंदर मैच का आयोजन करवाती है, वो ग्राउंड तो किसी ना किसी सरकार ने, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार ने इनको उपलब्ध करवाए ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो ये लाभ ले रही हैं। इसके अंदर और भी लिख सकते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेती हैं, तो वो क्या होंगे, राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। बीसीसीआई तो कोई लाभ नहीं ले रही, आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। जब बीसीसीआई मैचों का आयोजन करवाती है तो बीसीसीआई उसके लिए ग्राउंड वालों को पैसा भी देती है, तो अगर पैसा दे दिया तो बीसीसीआई ने कोई लाभ नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है बीसीसीआई जब भी मैच की व्यवस्था, मैच करवाती है तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है कि नहीं होती, पुलिस की व्यवस्था, पुलिस भी तो होती है, इतनी लाखों हजारों आते हैं, लाख नहीं तो हजारों, 10,000, 20,000, 70,000, 60,000 दर्शक तो देखने के लिए आते हैं मैच को, और मैच को देखने के लिए दर्शक आएंगे तो पुलिस वहां पर व्यवस्था भी तो बनाती है, पुलिस भी तो आती है। अगर पुलिस आती है तो पुलिस को बीसीसीआई की थोड़ी ना है, पुलिस तो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार के अधीन तो है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पुलिस को बीसीसीआई पैसा दे देती है, वहां पर जितने पुलिसकर्मी वहां पर उस दौरान भेजे गए होते हैं, अगर बीसीसीआई ने उनको भी पैसा दे दिया तो बीसीसीआई तो कहती है हमें तो किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। अब आप एक बात का उदाहरण देंगे, सॉरी जवाब देंगे, बीसीसीआई जो है ये बीसीसीआई मैच करवाती है, किसके मैच करवाती है, क्रिकेट के मैच करवाती है, भारत में भी करवाती है, भारत से बाहर भी करवाती है। क्रिकेट के अंदर 11 सदस्य जो होते हैं, टीम के अंदर 11 सदस्य होते हैं ना, मैं एक्स्ट्रा सदस्यों की बात नहीं कर रहा, खेलने वाले 11 सदस्य हैं। जब ये 11 सदस्य चाहे भारत में खेल रहे होते हैं या भारत से बाहर खेल रहे होते हैं, ये किसके नाम से जाने जाते हैं, ये भारत की टीम के नाम से जाने जाते हैं। किसकी टीम के नाम से, भारत की टीम से नाम से। और इनका आयोजन तो बीसीसीआई करवाती है। और अगर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को खिला रही तो इस बीसीसीआई की टीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी टीम है, ये तो भारत की टीम है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये भारत की टीम है तो भारत की टीम है, और साथ ही साथ क्या है, आप सभी खिलाड़ियों को देखते हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सभी ने अपने मतलब कैप लगा रही होती है, हेलमेट लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर भारत का तिरंगा झंडा जो है उसका यहाँ पर लोगो लगा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका तिरंगा झंडा जो है वो तिरंगा यहाँ पर लगा होता है। इसका मतलब बीसीसीआई मैचों का आयोजन तो करवाती है, उसके लिए पैसे भी दे रही है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वो लाभ ले रही है, प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रही है। तो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकारों से लाभ ले रही है। जब आपने +2 पास कर लिया था, आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए होंगे एडमिशन के लिए, और यूनिवर्सिटी ने आपको एक प्रोस्पेक्ट्स दिया होगा, उस प्रोस्पेक्ट में भी यही बातें लिखी होंगी कि राज्य आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, राज्य आपके साथ ये वाला भेदभाव नहीं करेगा, राज्य आपको इस तरीके से ये करेगा। तो यानी यूनिवर्सिटी अपने आप को राज्य मान रही है, जबकि वो तो एक संस्था है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने बनाई तो है ना, वो संस्था निर्मित तो करी है, इस्टेब्लिश तो की है। तो वो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकारों से लाभ ले रही हैं, सभी क्या होंगे, विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले ही कह चुका हूं इस मौलिक अधिकारों को हम लगभग कितनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, 5 से 6 वीडियो के अंदर इन मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, और वीडियो ज़्यादा भी हो सकती हैं। अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13, इस अनुच्छेद 13 में किन बातों का उल्लेख है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है इसमें बहुत बड़ी बात है। क्या बहुत बड़ी बात है, जब आप कभी क्रिकेट के मैच खेलते हैं, क्रिकेट के मैच खेलते देखते हैं या खेलते हैं टीवी के ऊपर, तो अक्सर देख लिया होगा, अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा है तो एक बॉल फेंकने वाला जो गेंदबाज है उसने बॉल फेंक दी, और बल्लेबाज ने उस बॉल को ऐसे खेला, या तो उसके किनारे के लग के वो कैच विकेट कीपर के पास गई, या उसको बैट से नहीं टकराई लेकिन सीधा उसके पैर से टकरा गई, जिसको एलपीडब्ल्यू बोला जाता है। अगर एलपीडब्ल्यू की कहा जाता है कि एलपीडब्ल्यू हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां ग्राउंड पर दो अंपायर होते हैं, उनमें से दोनों अंपायर, या फिर डायरेक्ट हिट की बात आती है लगने की, तो अंपायर इस प्रकार से ये करता है, यानी वो अपना फैसला किसके पास भेज रहा होता है, यानी वो अपना फैसला नहीं दे रहा होता, और उस समय वो फैसले की जांच के लिए क्या कहता है कि हम थर्ड अंपायर के पास ये चीज भेज रहे हैं, थर्ड अंपायर उनको देखेगा, और उसके बाद आप टीवी के अंदर देखते हैं आपको रिप्ले लिखा मिलता है कि बॉलर ने जो बॉल फेंकी थी, गेंदबाज ने जिस तरीके से खेला था,
या विकेट कीपर ने जिस तरीके से उसको कैच किया था या किसी अन्य खिलाड़ी ने उसको थ्रो किया था, तो ये सारी की सारी चीज आपको रिप्ले में दिखाई जाती है। और रिप्ले में जब दिखाई जाती है तो उसी आधार पर थर्ड अंपायर अपना फैसला देता है, देता कि नहीं देता, यानी हुई हुई घटनाओं को थर्ड अंपायर क्या करता है, रिप्ले करता है। कई बार आप ऐसा देखते हैं कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है और कैप्टन क्या करता है, रिव्यू मांग लेता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पुनरावलोकन करता है, उसका रिव्यू मांग लेता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 भी इसी प्रकार है। अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारी न्यायपालिका उसका क्या कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और आप न्यायपालिका में चले जाते हैं तो न्यायपालिका उनका क्या करती है, न्यायिक पुनरावलोकन करती है। ये भारतीय संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है किस आधार पर, 13 पे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन लिखा नहीं है, लेकिन इसका आधार जो माना जाता है अनुच्छेद 13 माना जाता है। अनुच्छेद 13 के अंदर भाग जो हैं, भाग या उपभाग बोल दे इसको, और उपभाग भी छोड़ो यार, एक बार धारा कह दें इसको, धारा सब क्लोज। धारा जो है वर्तमान में 4 हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कि मूल रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से इसमें कितनी धाराएं थी, 3 धाराएं थी। तो चौथी धारा कब जोड़ी गई थी, तो 24वां संविधान संशोधन जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा एक और धारा जोड़ दी, कुल मिला के कितनी होगी, ये 4 धाराएं होंगी। तो एक धारा कब जोड़ी गई थी, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इस अनुच्छेद के अंदर बहुत बड़ी बात और भी लिख रखी, क्या लिख रखी थी, अनुच्छेद 13 जो है 13 ये विधि शब्द को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, विधि शब्द जो है, इस विधि शब्द का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 13 में। आप कहेंगे विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब होता है कानून भी कह सकते हैं इसको, विधि का मतलब कानून से ही तो होता है, विधि और कानून जिसको लॉ कहा जाता है, तो विधि कहें या इसको कानून करें वो तो एक ही बात है। अब महत्वपूर्ण बात ये है, क्या विधि शब्द के अंतर्गत आता क्या क्या है, क्या क्या विधि शब्द के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, अगर भारत के राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, भारत के राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया है, राज्यपाल ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है, राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया है, या हमारी संसद ने कोई कानून बनाया है, हमारी संसद ने या विधानमंडल ने क्या किया है, विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, कोई भी कानून बना दिया, हमारी सरकार जो है, सरकार, हमारी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, किसी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी कर दी, तो ये सारे के सारे क्या हैं, विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्या विधि शब्द को हम, क्या विधि शब्द को या फिर इनमें से कोई भी कह दे, क्या अध्यादेश को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्या राज्यपाल के अध्यादेश को कर सकते हैं, क्या किसी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन आया है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो विधि शब्द जो है अनुच्छेद 13 में है, और अनुच्छेद 13 खुद ही कहता है कि उसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब हम राष्ट्रपति शासन को, अध्यादेश को, सबको क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 13 के अंदर लिखी हुई थी। हम इन मौलिक अधिकारों को बार बार कह रहा हूं मैं, करीब करीब 5 से 6 वीडियो के अंदर आराम से पढ़ेंगे, और 6 से 7 भी वीडियो हो सकते हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद तो उसका उत्तर सबको पता चलता है, लेकिन अगर एग्जाम में टाइम रहते ही हम सारी चीज़ों को जान ले, सारी चीज़ों को पढ़ ले, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारा उत्तर ठीक होगा कि नहीं होगा, बताइए, आप खुद बताइए, होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा ना, बिल्कुल। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी संस्कृति।